वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 11 पे। हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो, इसमें हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी आपके मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि होगा भूमि सुधार उत्तर प्रदेश में, लैंड रिफॉर्म्स जो कि उत्तर प्रदेश में हुए हैं। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति थी, क्या नहीं, हर चीज़ हमने इसमें अच्छे से देखने की कोशिश की है। तो अच्छे से वीडियो देखिए, फॉलो कीजिए, सब कुछ लिख लीजिए, छोटा एक्स्ट्रा जो भी आपको लगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जा रहे हैं या कोई मूल बिंदु, कोई तथ्य ऐसे जिसमें मैं आपको खास कर ध्यान देने के लिए कह रही हूँ, उन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और एक दो बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, वो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। UPPCS मेंस 2023 का एक पेड ग्रुप चल रहा है हमारा, निबंध लेखन, जिसमें 36 निबंध मॉडल आंसर्स के साथ आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, उसका पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। और UPPCS 2024 के लिए हमारी शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी वाला पेड ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा और आप सिलेक्शन की तरफ बहुत मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल GS 5 पॉइंट नंबर 11 हिंदी माध्यम का ये हमारा वीडियो शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो GS 5 का पॉइंट नंबर 11 है हमारा हिंदी माध्यम का वीडियो, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। बहुत जरूरी टॉपिक है। अब देखिए आप कि स्वतंत्रता से पहले अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की, तो तब क्या होता था। हाँ, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं आंसर को पार्ट्स में, ठीक है। तो उसमें आप सबसे पहले ये बताइए कि स्वतंत्रता से पहले क्या था। ब्रिटिश राज था, ठीक है, ब्रिटिश राज। यहाँ पे किसानों के जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, वो एक्चुअल कल्टीवेटर्स नहीं थे अपने लैंड के। फार्मर्स के पास जमीनों का स्वामित्व नहीं होता था जिन पे वो खेती करते थे। जमीन का जो मालिकाना हक था उस टाइम पे क्या क्या होते थे, एक तो होते थे आपके जमींदार और एक होते थे आपके जागीरदार। और फिर अंग्रेजों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं जो थी भूमि संबंधित वो लागू करी थी, वो आपने पढ़ी होंगी, है ना, बंदोबस्त और वो सब, रैतवाड़ी, महलवाड़ी, वो सब कुछ इसलिए किया जाता था जिससे ये ज्यादा से ज्यादा रेंट जो है किराया निकाल सकें एक जगह पे से। अब सबसे पहले चीज तो ये कि जमींदार और जो ये जागीरदार थे, ये एक्चुअल ओनर्स थे किसी भी लैंड के। सबसे इस पूरे सिस्टम की जो खामियाजा इस सिस्टम का भुगतना पड़ा, वो भुगतना पड़ा स्वतंत्र भारत को। भारत हो गया स्वतंत्र, ये आपका लैंड का हिस्सा है पूरा, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या क्या है। दिक्कत यहाँ ये आई सामने खड़ी होके कि भूमि पर जो मध्यस्थ थे, इंटरमीडियरीज, वो ये जमींदार थे। इन लोगों का प्रभाव और कुछ लोगों का स्वामित्व था। अब ये जिन लोगों का स्वामित्व था, इनका खुद का कुछ मन नहीं करता था, खेती वेती करने में इनकी कोई रुचि नहीं थी, बस ये तो थे, बस ठीक है, अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने दे रखी हैं जमीनें, अपना जमींदार हैं ये, अंग्रेजों ने मतलब दे रखा है कि चलो ठीक है आप लोग हमें रेंट देते रहो, ये अपना ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, एक और चलन था, वो था भूमि को पट्टे पे लेना, लीज। ये बहुत सामान्य बात थी वहां पे। अब जो ये काश्तकार थे, काश्तकारों का शोषण जो था लगभग प्रत्येक ही जगह से किया जा रहा था, जिसमें क्या होता था, काश्तकारी अनुबंध की जब्ती एक आम सी घटना हो गई थी। भूमि रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड जो थे, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये टॉपिक। भूमि रिकॉर्डों की बहुत बुरी दशा थी। इसकी वजह से क्या होता था, मुकदमेबाजी, लिटिगेशन बहुत ज्यादा होता था। अब जो वाणिज्यिक खेती के लिए भूमि थी, उसका जो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, वो छोटे छोटे भागों में विभाजन करना कृषि क्षेत्र की एक और समस्या थी। भैया कमर्शियल फार्मिंग करनी है, छोटे छोटे प्लॉट्स पे कमर्शियल फार्मिंग चल रही है, जो कि ठीक नहीं थी। इसकी वजह से होता क्या था, सीमा और भूमि विवाद जो थे, उसके रूप में भूमि, पूंजी, श्रम, इस सब का अकुशल उपयोग होना शुरू हो गया था, ठीक है।
ये सारी जो थी ये सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं थी उस टाइम की, जब हमारा देश आजाद हुआ। मतलब उसी टाइम, आजादी से पहले से व्यवस्था एक चली आ रही थी, फिर आजादी के टाइम पे भूमि सुधार हुए। आप जानते हैं संपत्ति पे अधिकार को हटाया गया फंडामेंटल राइट से, वो सब इसी के लिए तो हुआ था। 9वां शेड्यूल बनाया गया, उसमें चीजें रखी जाती थी। ये सारी चीजें आप इंटरलिंक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, ये वाली स्थिति हो जाती है खत्म। ब्रिटिश राज में क्या चल रहा था आपको पता लग गया। अब भैया देश हो गया है स्वतंत्र। हाँ ठीक है। अब स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद एक कमेटी बनी, जो भूमि संबंधी समस्याएं थी उनका निपटान करने के लिए एक समिति नियुक्त करी जाती है, जिसके अध्यक्ष थे जेसी कुमारप्पन। कुमार आएगा, ये समझ गए ना, मतलब भावना समझ जाओ। कुमारप्पन समिति जो थी, उन्होंने कृषि में बहुत ज्यादा बढ़िया सुधार के लिए बहुत सारे उपायों की सिफारिश की। अब इन्होंने जो स्वतंत्र भारत की भूमि सुधार के नियम आएंगे उनको उसके 4 घटक बताए। ये चारों घटक सबसे महत्वपूर्ण है। ये समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया बस, कि आप सबसे पहले मध्यस्थों का उन्मूलन करो। जो ये जमींदारी सिस्टम है ना, इसको हटाओ। काश्तकारी सुधार करो, ठीक है, पहला तो हो गया मध्यस्थों का उन्मूलन। काश्तकारी सुधार करो, टेनेंसी रिफॉर्म्स लेके आओ। और भूमि का स्वामित्व जो है उसकी सीमा तय करो, मतलब कि सीलिंग लगाओ कि भैया आपके पास इतनी जमीन हो सकती है, आपके पास इतनी हो सकती है, आपके पास इतनी हो सकती है, जिससे जो कोई भी बचा है, जिसके पास भूमि नहीं है, उसको भी भूमि मिल सके। जब जिसके पास कोई भूमि नहीं है उसको भूमि मिलेगी, उसकी आर्थिक स्थिति में, उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा, उसके पास 2 रोटी होगी खाने को, उसके पास एक अच्छा जीवन होगा जीने को, जिसकी वजह से देश के आर्थिक विकास में वो वृद्धि कर सकेगा, देश में असमानता को कम कर सकेगा, देश में गरीबी हट सकेगी। ये सारी चीजें आपस में सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। फिर आया भूमि स्वामित्व की चकबंदी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये 4 घटक सबसे जरूरी बताए गए इस कमेटी ने, कुमारप्पन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी। अब जो ये सुधार थे, इनको पूरी तरीके से व्यापक स्तर पे स्वीकृति कराने के लिए क्या जरूरी थी? पॉलिटिकल विल। क्या कहते हैं आप इसको हिंदी में? इसको कहा जाता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसकी जरूरत थी, जिस कारण से इन्हें चरणों में स्वीकार करना पड़ा। भाई ये इकट्ठा नहीं आ सकते थे, ये फेजेस में अप्लाई हुए। ये बहुत बड़ा सुधार था। आप ये लगा लीजिए, स्वतंत्रता के बाद ये एक तरीके से रेवोल्यूशन था। पहले तो बहुत सारे मूवमेंट चले, बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे आंदोलन चले, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार ही सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में चला और सामने आया। सरकार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी इस चीज को सही करने में, क्योंकि कुछ ही लोगों के हाथ में जो जमीन का अधिकतम हिस्सा था वो कुछ ही लोगों के हाथ में था। ठीक है, हो गई इतनी बात क्लियर? अब आप देखें अगर कि भूमि सुधार है, भूमि सुधार का मतलब क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है? लैंड रिफॉर्म से आप ये समझेंगे कि भूमि का स्वामित्व, लैंड ओनरशिप जो है उसका उचित और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, डिस्ट्रीब्यूशन एकदम जस्टिसिएबल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो भूमि सुधार से तात्पर्य है मध्यस्थों का उन्मूलन, बता चुकी हूं मैं आपको, काश्तकारी सुधार, भूमि की चकबंदी तथा प्रति परिवार भूमि का निर्धारण। और जो भूमिहीन लोग हैं उनके बीच अधिशेष भूमि, जो सरप्लस जमीन है, मान लीजिए आपके पास ज्यादा जमीन है, ठीक है, सरकार ने कहा 10-10 बीघे जमीन रखनी है, आपके पास 12-12 बीघे है, तो 2-2 बीघे सबसे लेके किसी के पास, जिसके पास 1 बीघा भी नहीं है, उसको दे दी जाएगी। उसका जो सरप्लस है, 2 बीघा सरप्लस हो गई ना, उस अधिशेष भूमि को वितरित करना शामिल रहा। ये मैंने आपको चारों घटक बताए हुए यहाँ गए, तो आप परिभाषा में ये चीज लिख के आराम से आ सकते हैं। अर्थात भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार से व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। आसान शब्दों में भूमि सुधार सिर्फ ये। अब आजादी के बाद से मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में जो भूमि सुधार हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है ना। तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर स्टेट। अब इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है वो आप जानते हैं वो पूरा का पूरा कृषि पर निर्भर है। अब भूमि वितरण जो है वो बहुत ही विषम है। तो जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से के पास अधिकांश भूमि है, मैंने आपको बताया। लैंड इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू हैंड्स में लैंड कॉन्सेंट्रेटेड है। इससे क्या होगा, जो भूमिहीन या सीमांत किसान हैं, बेचारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी।
जो अपनी जमीन से जीवन यापन करने तक में असमर्थ हैं, जो कि ये तो मतलब मूल अधिकार है ना, ये तो सबके पास होना चाहिए। इस समस्या से निपटने के लिए बहुत जो वर्ष चल रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश अलग अलग किस्म से भूमि सुधार लागू कर रहा है, बहुत से लागू किए गए हैं, अच्छा काम हो रहा है। आप यही लिखेंगे और अभी आगे बताऊंगी मैं आपको कैसे चैलेंजेस हैं, क्या है क्या नहीं है। अब आप जानते हैं जमींदारी जो व्यवस्था थी, मैंने आपको बताया जमींदारी व्यवस्था थी जड़ हर चीज की। इसके समाप्त होने के बहुत से कारण थे। सबसे पहले जो जमींदारी व्यवस्था थी उसने ब्रिटिश सरकार को खुद नुकसान पहुंचाया। इस प्रणाली के उन्मूलन का एक अन्य प्रमुख कारण ये रहा कि राज्य के लिए ये अलाभकारी था, अनइकोनॉमिकल था। कृषि की उपज बहुत कम हो गई थी। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या हुआ, एक अधिनियम आएगा। बहुत समय से चली आ रही थी जमींदारी प्रथा, जिसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के रूप में जाना गया। ये सबसे जरूरी चीज, ये आपको लिखना ही लिखना है, ये वाला अधिनियम, और आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हैं इनको आप एक एक पॉइंट में देख लीजिए। अब उत्तर प्रदेश में जो भूमि सुधार थे उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए हुए हैं, ये आप आसानी से देख सकते हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट। 1 जुलाई 1952 से उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम आया। उससे क्या हुआ, जमींदारी प्रथा इससे खत्म हो गई। सबसे जो बढ़िया काम इसने किया वो ये किया कि आया इसलिए था, जमींदारी प्रथा को इसने खत्म कर दिया। अब ये था प्रथम महत्वपूर्ण कानून जिसने कृषकों को और राज्यों के मध्य जो मध्यस्थ थे उनको हटा दिया। एक तरफ है कल्टीवेटर कृषक और एक तरफ है स्टेट, इसके बीच में थे ये मध्यस्थ जमींदार, इनको हटा दिया तो डायरेक्ट लिंक इनका आपस में बन गया। ये जो सुधार थे ये अन्य सुधारों की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावी हुआ, जो अधिकांश क्षेत्रों में जमींदारों के अधिकारों को समाप्त करने और उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने में सफल रहा। अच्छा, ये पावरफुल बहुत क्लास होती थी जमींदारी क्लास। अब जो ये सुधार था ये वास्तविक जो भूस्वामी हैं अर्थात जो काश्तकर हैं उनकी स्थिति को इसने मजबूत किया। जो कल्टीवेटर्स थे उनकी जो पोजीशन थी वो इससे काफी स्ट्रेंथन हुई। अब अगर पूरे भारत का देखोगे तो 2 करोड़ काश्तकर थे जिनको भूमि प्राप्त हो गई थी जिसपे वो कृषि करते थे, जो पहले जमींदारों ने ले रखी थी। लाभ इससे सबसे बड़ा ये हुआ। दूसरा लाभ इससे ये हुआ कि इसके उन्मूलन के कारण एक शोषक वर्ग, ये एक्सप्लॉयटेटिव एक वर्ग था, कौन सा, जमींदार, इसका अंत हो गया। जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको भूमि वितरण के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन मिल गई और सरकारी कब्जे में उसको ले लिया गया। अब देश में जो बंजर भूमि थी और मध्यस्थों के जो निजी वन थे, ऐसी भी तो बहुत सारी भूमि थी ना, जो ये मध्यस्थ थे, जमींदार थे, इनकी जो प्राइवेट जमीन होती थी उसको भी खेती योग्य बना लिया गया। और इससे क्या हुआ, जब ये उन्मूलन हो गया इस नियम का, तो जो इनके जमीन वगैरह थी वो उससे किसान सीधे सरकार के संपर्क में आ गए। ये कल्टीवेटर और स्टेट आपस में एकदम संपर्क में आ गए। पहले ये आ ही नहीं पाते थे क्योंकि बीच में ये जमींदार बैठे रहते थे। ठीक है, अब इससे कुछ दिक्कतें भी आई यहाँ से, कि यहीं से एक पॉइंट इसलिए डिटेल में समझना जरूरी है यहीं पे कि पूरा अच्छा बेस बन जाए यहीं पे। अब इससे कमियां क्या आई थोड़ी सी, जब जमींदारी उन्मूलन हुआ उससे जमींदारवाद काश्तकारी या शेयर क्रॉपिंग जो प्रणाली थी, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम होता है ना, वो पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो पाई। बहुत सी जगह ऐसी भी रही जहां पे जो ये व्यवस्था थी वो चलती रही। इसकी वजह से क्या रहा, जो बहुस्तरीय कृषि संरचना थी उस पर जमींदार केवल शीर्ष स्तर से हट गए, मतलब जो टॉप लेयर थी ना वो हटी बस। और भाई जो कृषि है ना वो बहुत सारे स्तर होते हैं उसके, बहुस्तरीय है कृषि योजना, उसकी सिर्फ एक स्तर हटा जो कि जमींदार था। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पे भूमि निष्कासन हुआ, जमीन के एविक्शन हुए, जिसके कारण बहुत सी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होकर सामने आई। यहाँ पे आप याद रखिएगा एविक्शन, एक एक कीवर्ड लिख लो हर जगह जिससे याद आ जाए, अच्छा वो चीज यहाँ कराई। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें हुई। तो जमींदारी प्रणाली के औपचारिक उन्मूलन के बाद भी बहुत सारे कई बड़े मध्यस्थ ऐसे थे जो मौजूद रहे। ये लिख क्या सकते हो आप, जब वो लिखोगे ना, सुधार के साथ साथ ही वो पढ़ लो क्या क्या आया और क्या उसकी दिक्कतें थी, क्या उसमें अच्छाइयां थी। ठीक है, एक चीज आ गई ये। अब एक आया भूमि स्वामित्व की सीमा तय की गई, मतलब कि लैंड सीलिंग कानून आया।
1960 में ये लैंड सीलिंग कानून लागू किया गया। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है या परिवार है, उसके पास सब मैक्सिमम भूमि कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लैंड वो कितना रख सकता है, इसकी सीमा का निर्धारण यहाँ पे किया गया। शुरुआत में 40 एकड़ तय हुई थी ये जो सीमा थी, फिर बाद में इसको घटाकर 12.5 एकड़ कर दिया गया था। अब भूमि स्वामित्व पे सीमा को कानूनी रूप से भूमि के उस अधिकतम आकार के रूप में संदर्भित किया जाता है जिससे भूमि पर कोई भी कृषक अथवा कृषक परिवार स्वामित्व नहीं रख सकता। इस तरह की सीमा तय करने का उद्देश्य कुछ ही लोगों के हाथ में निहित भूमि स्वामित्व में कमी करना था। तो कुमारप्पन समिति ने ही कहा था कि जो अधिकतम आकार है जमींदारों के पास उसको लेकर सिफारिश की जाए। ये एक परिवार की आजीविका के लिए आवश्यक सीमा से मतलब निर्धारण हुआ कि कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सुधार से मदद क्या मिला, लैंड सीलिंग एक्ट लाने से फायदा क्या मिला? लैंड सीलिंग एक्ट आने से ये फायदा मिला कि प्रत्येक जो परिवार है उसके स्वामित्व वाली अधिवेश भूमि, मतलब जो तय सीमा से ज्यादा भूमि है मान लीजिए, उसकी पहचान हो गई, उसका अधिग्रहण कर लिया। अब उसे जो भूमिहीन परिवार है और जो अनुसूचित श्रेणियां हैं SC ST या भूमिहीन और जो परिवार है उनको पुनः वितरित उनको किया गया, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस जमीन का। ये लिखा ना सीलिंग सरप्लस भूमि का वितरण, यहीं पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो वर्ष 2006-2007 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक होगा ये रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के संबंध में सीलिंग अधिशेष भूमि के रूप में घोषित, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कितनी भूमि पे कब्जा कर लिया था, जिसमें से इतनी भूमि जो थी उसका वितरण किया गया। तो तथ्य यह है कि जो अधिशेष के रूप में भूमि थी उसका केवल 70% अब तक वितरित किया गया है, जो सीलिंग उपयोगों को मिली जुली सफलता के बारे में बताता है। मतलब ज्यादा नहीं हो पाया ना, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का नहीं हो पाया, वो कभी नहीं हो सकता। कोई क्यों देगा अपनी जमीन? अब इससे क्या होगा, इसकी वजह से अभी हम देखेंगे जब दूसरों के पास लैंड जाएगा वो अपने रिश्तेदारों के नाम करा देंगे, बेनामी ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ जाएंगे, अभी देखेंगे ये हम। अब इससे क्या मुद्दा सामने आया उभर के? इससे मुद्दा ये सामने आया उभर के कि जो ज्यादातर राज्य थे उसमें ये जो अधिनियम था ये शक्ति विहीन साबित हुआ, लैंड सीलिंग वाला। अधिकांश भूस्वामी जो थे उन्होंने तथाकथित बेनामी हस्तांतरण किया, करेंगे ही। उन्होंने अपनी नौकरों को, रिश्तेदारों को, उन सबके नाम जमीन करवा दी। इससे भूस्वामी तो भूमि के विभाजन के बाद भी अपना नियंत्रण उन्होंने उस पर बना रखा है, कंट्रोल है उनका पूरा पूरा। इससे एक चीज और हुई, लैंड सीलिंग एक्ट के जो प्रावधान थे उससे बचने के लिए बहुत लोगों ने कई जगह तो ऐसा किया, कुछ अमीर किसानों ने अपनी पत्नियों को जो वास्तव में उनके साथ रहना जारी रखा है उनको तलाक दे दिया, क्योंकि इस अधिनियम में तलाकशुदा औरतों के लिए भूमि में हिस्सेदारी की अनुमति थी। लेकिन रह साथ ही रहे हैं, वो ऑन पेपर तलाक दे दिया बस, जबकि शादीशुदा औरतों के लिए नहीं थी। देखो कैसा नियम था, ठीक है। तो लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया, रह साथ ही रहे हैं लेकिन ऑन पेपर तलाक हो गया है। अब जब तलाक हो गया है तो उनको जमीन मिल जाएगी। एक ये मुद्दा सामने आया। फिर है आपका भूदान और ग्रामदान आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी। ये भागीदारी बहुत अच्छी रही। भूदान और ग्रामदान आंदोलन ये बहुत बड़ा आंदोलन था। महात्मा गांधी के शिष्य आप जानते हैं विनोबा भावे, इन्होंने तेलंगाना से, यहाँ पे लिखा है ना 1951 पोचमपल्ली जगह थी, वहां से भूमिहीन जो हरिजन थे उनकी समस्याओं पे काफी ध्यान दिया। उन्होंने भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम में अहिंसात्मक क्रांति मतलब नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन के रूप में ये आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसमें क्या था, जो भूस्वामी संपन्न वर्ग था उससे इन्होंने रिक्वेस्ट करी, आग्रह किया। नेता ये बहुत बड़े थे और पहचान इनकी बहुत ज्यादा थी, इन्होंने मास मूवमेंट क्रिएट कर दिया। इन्होंने आग्रह किया कि वो जो है स्वेच्छा से वॉलंटरली अपनी जो भूमि है उसका एक हिस्सा जो है जिनके पास जमीन नहीं है मान लीजिए उनको सौंप दे, जिसका नाम फिर भूदान, भू मतलब जमीनदान। फिर 1951 से इसकी शुरुआत हुई और इन्होंने इनकी अपील से ही मतलब पता नहीं कितने वर्गों ने अपनी भूमि खुद से दान कर दी। केंद्र और राज्य सरकार भी इसमें इनकी आवश्यकता जो सपोर्ट थी वो जारी रखी। फिर 1952 से हुआ शुरू ग्राम आंदोलन, एक साल बाद ग्राम दान मतलब पूरे पूरे गांव दान। इसका मतलब क्या था, इसमें था कि प्रत्येक गांव है मान लीजिए उसमें भूमि जो स्वामी है या पट्टाधारक है उनकी भूमि अधिकारों को उनसे कहा कि आप अपने राइट्स छोड़ दो लैंड पे। जो वो अपने राइट्स छोड़ देंगे लैंड पे तो जो पूरी जमीन है उसका समतावादी पुनः वितरण करो और संयुक्त खेती करो, जॉइंट फार्मिंग, तथा ग्राम संघ की इसको संपत्ति बना दो। तो जैसे एक गांव है उसमें 75% निवासी हैं जिनके पास 51% भूमि है, तो उसको ग्रामदान के लिए लिखित स्वीकृति मिलने के बाद ही उसे गांव को ग्रामदान के रूप में घोषित किया जाता था। अब ग्रामदान के तहत पहला गांव कौन सा आया, वो था उत्तर प्रदेश का, तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, मैग्रोथ करके हरिपुर।
ये हरिपुर होगा, हमीरपुर नहीं है, आप चेक करिएगा इसको। शायद जिले का मंगरोट ग्रामदान आंदोलन के अंतर्गत आने वाला पहला गांव। ये बड़ा अच्छा काम हुआ यहाँ पे। अब सिर्फ भूदान आंदोलन पे भी आपको सवाल लिखने को आ सकता है। इसमें आप लिखना सफलता कैसी रही। स्वतंत्रता के बाद ये पहला आंदोलन था जिसने एक आंदोलन मतलब सरकारी कानून से नहीं बल्कि आंदोलन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का एक प्रयास किया था। अब इस आंदोलन से एक नैतिकता का माहौल बना, मॉरल एम्बियंस क्रिएट हुआ। ठीक है, नैतिकता का माहौल बना जिससे बड़े जमींदारों पे क्या प्रेशर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब इससे किसान और भूमिहीन जो थे उनके बीच राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया तथा किसानों को संगठित करके राजनीतिक प्रचार के लिए भी जमीन तैयार की। अब इसमें कुछ कमियां भी थी, याद रखिएगा इस वाले आंदोलन में। जैसे कि यहाँ पे जो दान दी गई जमीन वो ज्यादातर क्या थी, वो कम उपजाऊ जमीन थी या फिर मुकदमेबाजी वाली जमीन होती थी। इससे जो प्राप्त भूमि है उसकी मात्रा बहुत कम निकल के आती थी और वितरण जो है वो भूमिहीनों के मध्य किया जा सकता था, बहुत ही कम मात्रा में। और ग्राम दान आंदोलन उन गांव ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में शुरू हुआ जहां पे वर्ग विभेदीकरण की स्थिति नहीं थी और भू स्वामित्व को लेकर बहुत ही कम अंतर था। तो फायदा ही क्या हुआ उसका। और ये आंदोलन सफल नहीं हो सका जहां पे भू स्वामित्व में अधिक असमानता थी और अपनी जो क्रांतिकारी क्षमता थी इस आंदोलन की असली, वो ज्यादा उसका एहसास ज्यादा लोगों को नहीं हो पाया। अब आंदोलनों को सफलता बहुत अच्छी मिली, इसमें कोई शक नहीं था। फिर 1969 तक आते आते आंदोलन था भी अपनी चरम सीमा पर बिल्कुल, और बहुत से राज्य सरकारों ने ग्रामदान भूदान के उद्देश्य की प्राप्ति से कानून भी बनाए। लेकिन फिर जो है जो स्वैच्छिक आंदोलन था इसकी जगह ये सरकारी सहायता प्राप्त कार्यक्रम बन गया। ये भी सरकार तो अब सहायता दे रही है। फिर आंदोलन में से 1967 के करीब में विनोबा भावे निकल जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जनाधार में जनभागीदारी में थोड़ी कमी आ जाएगी जब जो नेतृत्व कर रहा है वो ही बाहर निकल जाए तो। ठीक है, ये काफी डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये आप देख सकते हो। अब है आपका भूमि अभिलेख कंप्यूटरीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अभिलेखों का जो डिजिटाइजेशन है उसको करने के लिए उन्हें किसानों के लिए आसानी से सुलभ बनाने के लिए 2016 में भूलेख, पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा जहाँ पे प्लॉट खरीद बेच रहे थे हम लोग, याद है, वहां पे वेबसाइट भी बताई थी। भूलेख परियोजना का आरंभ होता है यहाँ पे और 2020 तक जो ये परियोजना है इसने राज्य के कुल भूमि पार्सल के 92% के लिए भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया था। ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है कि हर चीज का डिजिटलीकरण हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, जवाबदेही बढ़ रही है, पारदर्शिता और बढ़ रही है। ये सारी चीजें लिखनी है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। फिर आया आपका फसल बीमा। फसल खराब हो गई है, इसका तो नाम लेते ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम सामने आना चाहिए। 2016 में से चल रही है ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार में। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के आंकड़े की माने तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों ने इस योजना में लागू करने के लिए सबसे अधिक नामांकन दर्ज किए थे 19-20 में। तो उत्तर प्रदेश काफी अच्छा काम कर रहा है इस योजना से संबंधित। फिर आता है आपका भूमि विवाद का निस्तारण। जो भूमि पे तो सारे विवाद हैं, जमीन को लेकर तो झगड़ा है सारा, जरा सा एक फावड़ा मारने पे गोलियां चल जाती हैं गांव में। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में भूमि विवाद के देखिए आप करीब 65,000 मामले थे, 66,000 लंबित मामले हैं। पहली कोर्ट्स पे इतना प्रेशर है, उसमें से आधे से ज्यादा तो यही होते हैं भूमि से संबंधित मामले। अब सरकारों ने क्या किया है, ई कोर्ट, ई अदालत शुरू करी है इन सबसे निपटने के लिए, और एडिशनल जज, अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की है। और राज्य में जो भूमि विवाद है उनको खत्म करने के लिए 15 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में वरासत अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत की। 2 महीने तक ये अभियान चला। भूमि विवाद से जुड़े मामलों में करीब 5 लाख आवेदन इसमें प्राप्त हुए थे और इसमें से ज्यादातर ऐसे विवाद थे जिनका निस्तारण भी किया गया था। तो मतलब ये एक अच्छी पहल थी, अच्छा काम किया गया इससे संबंधित। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स और राज्य सरकार लॉन्च कर सकती है, आप ये भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मुद्दे में स्वामित्व का मुद्दा खत्म हो गया। एक और आया था बहुत जरूरी, काश्तकारों में सुधार, टेनेंसी रिफॉर्म्स, नीचे आएगा अभी लेकिन आपको यहीं पे सुनना है। वो जो काश्तकारी थी उसमें सुधार। अब जो ये जमींदारी अधिनियम आया, इसे पारित करने के पश्चात अगली बड़ी समस्या क्या थी, काश्तकारी के विनियमन की। पहले क्या होता था, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, सुनना ध्यान से, टेनेंसी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम,
काश्तकारी से संबंधित अधिनियम। काश्तकार जो थे वो जो भुगतान करते थे ना भूमि कर, वो बहुत ज्यादा था, एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट थे, मतलब 35 से 75% होता था सकल उपज के बीच। सोचो आप कितना ज्यादा है। तो भूमि कर को विनियमित करने के लिए जो पेश हुआ काश्तकारी सुधार, काश्तकारों के कार्यकाल की सुरक्षा और स्वामित्व को, भाई टेन्योर सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो इसके लिए काफी अच्छा विनियमित करने के लिए 1950 के दशक में शुरुआत की थी बहुत से स्टेट्स ने। इस सुधार ने या तो काश्तकारी को पूरी तरह से अवैध करार दिया या काश्तकारों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए भूमि कर के विनियमन का प्रयास किया था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज में। अब इसमें मुद्दे क्या थे कि ज्यादातर तो राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया था, लेकिन ज्यादातर और भी ऐसे थे जहां पे ये ढंग से लागू नहीं किया गया था। योजना के जो दस्तावेज थे उन पर बार बार बल देने के बावजूद कुछ सरकारें जो थी वो काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए कानून पारित ही नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो सुधारों ने काश्तकारी क्षेत्र में कमी की है, लेकिन बहुत कम काश्तकार को स्वामित्व जो है असली प्राप्त हुआ था। ये बात आप जरूर लिख के आइएगा। ठीक है, अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी चकबंदी, कंसोलिडेशन, जो मैंने ऊपर आपको बताया नहीं सारे पॉइंट्स, उसमें से जो 2 पॉइंट्स रह गए हैं यहाँ पे, वैसे नीचे आएंगे वो, लेकिन यहीं पे कवर कर लीजिएगा तो नीचे फिर बहुत आसान लगेगा पढ़ना। तो सुनना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो एक एक 2 पॉइंट को, ऐसी क्या बात है। भूमि स्वामित्व की जो चकबंदी थी, चकबंदी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो खंडित भूमियां हैं उनका एक भूखंड के रूप में पुनर्गठन या पुनर्वितरण, रीऑर्गेनाइजेशन या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल लैंड्स इनटू अ बिग पीस ऑफ लैंड, ऐसे कह सकते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे क्या था, जो गैर कृषि क्षेत्र थे उसमें जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार के अवसर कम है, तो भूमि पे दबाव पड़ता है इस चीज से, जिसके कारण भूमि के विखंडन की प्रवृत्ति में वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई थी। इससे भूखंडों की सिंचाई और देखरेख करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसी वजह से भूमि की चकबंदी जो है वो शुरू होती है। अब इस अधिनियम के तहत क्या था, गांव के जो कृषक थे उनकी भूमि के छोटे भूखंड को एक बड़ा टुकड़ा, मतलब आप या तो ऐसा करो मिला के, जैसे आपकी छोटी छोटी जगह 3-4 जगह जमीन है उसको नाप लो और एक जगह उतनी ही बड़ी जमीन ले लो, एक बड़ा हिस्सा पूरा ले लो, तो भूमि की खरीद या विनिमय द्वारा इसको मिला लो। अब खासकर जो ये चकबंदी कानून था ये यहाँ पे बहुत अच्छा रहा उत्तर प्रदेश में। लाभ इससे क्या मिला, इससे जो भूमि जोत है उसका कभी खत्म ना होने वाला विखंडन रोक लिया गया। ठीक है, और किसान जो थे अलग अलग स्थानों की बजाय अपना एक ही जगह कर रहे हैं सब काम, सिंचाई का काम, कृषि का काम, जिससे क्या होगा, श्रम की बचत होगी, समय की बचत होगी। इस भू सुधार से कृषि की लागत और किसानों के बीच मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी, लिटिगेशन भी कम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे। अब परिणाम क्या निकला, पर्याप्त राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन की कमी के कारण, ये आप लिखेंगे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा कार्य पूर्ण हुआ, इनको छोड़कर जो प्रगति थी वो बहुत संतोषजनक नहीं थी। हालांकि इन राज्यों में जनसंख्या के दबाव के चलते भूमि के विखंडन के कारण पुनः चकबंदी किए जाने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो फिर से खैर चकबंदी कानून अलग अलग आते रहते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका जो विभाजन है उन्हें और छोटा करा जाता है, और मतलब चल रहा है ये सब चीजें, वो आप अलग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल इतनी बात जितनी मैंने आपको बताई ये सबसे जरूरी थी। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपका इसमें नहीं छूटा है, सारे पॉइंट कवर हो गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करना सही रहेगा एकदम। अब उत्तर प्रदेश में जो भूमि सुधार हुआ उसके कारण क्या थे, पहली देख चुके हो आप, जमींदारी व्यवस्था। अब सब कुछ देखना कितना आसान लगेगा। आजादी से पहले आप जानते हो उत्तर प्रदेश, भारत, ये सब जो है ये जमींदारी व्यवस्था के अधीन होते थे। तो जो भूमि स्वामित्व थी, मतलब जमींदारी व्यवस्था क्या थी, एक फ्यूडल ओनरशिप थी, तो भूमि स्वामित्व की एक सामंती व्यवस्था थी। अब जमींदार जो है, जो धनी जमींदार थे, वो जमीन के बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण था और काश्तकार किसानों से लगान वसूल करते थे। इस प्रणाली के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान और व्यापक गरीबी रहेगी, जाहिर सी बात है। तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करना जो है वो उत्तर प्रदेश के भूमि सुधारों के प्राथमिक कारक, जहां भी आप देखोगे सबसे पहला जो काम किया गया वो इसी का किया गया, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। फिर था भूमि का पुनर्वितरण। इसमें पुनर्वितरण करना क्यों जरूरी था, जो भूमिहीन किसान हैं उनको भूमि उपलब्ध हो सके, ये भी आप देख चुके हो। तो सरकार ने क्या किया, बड़ी जोतों को तोड़ने और अधिशेष भूमि को भूमिहीन और छोटे किसानों में बांटने का प्रयास किया। सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार।
अब भूमि सुधारों का जो उद्देश्य था वो किसानों को कार्यकाल की सुरक्षा और ऋण और बाकी के जो संसाधन है उन तक पहुंच प्रदान करके इन सबसे क्या होता है, इन सबसे सोशो इकोनॉमिक विकास होता है। सोशो इकोनॉमिक स्तर पे स्थितियों में सुधार आता है, सामाजिक और आर्थिक विकास। तो सरकार ने किसानों और उनके खेतों में निवेश करने और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ साधन उपलब्ध कराने पे भी ध्यान दिया, मांग की उसकी। राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर भी था। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों का एक महत्वपूर्ण कारण था राजनीतिक दबाव भी। बहुत से राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन जो थे वो किसानों की स्थिति में सुधार लाना चाहते थे, असमानता को कम करना चाहते थे, तो इसलिए भी भूमि सुधार की मांग निरंतर हो रही थी। फिर आप जानते हैं राष्ट्रीय नीति आ गई थी, भूमि सुधार को राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बना लिया गया था, बहुत जोर दिया गया था। भारत सरकार ने पूरे देश में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया गया। बहुत सी पिक्चरों में भी ये सब दिखाया गया है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि सुधारों पर राष्ट्रीय नीति के अनुरूप ही कई नीतियों को लागू किया। ये एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए। अब और प्रमुख उद्देश्य देख लो, आसान रहेगा लिखने में। कृषि संरचना में संस्थागत परिवर्तन लाना, स्ट्रक्चरल चेंज लाना, बिचौलियों को खत्म करना, मध्यस्थों को, जमींदारों को। अब जो बिचौलिए है इनसे जो प्राप्त है अधिशेष भूमि उसका वितरण अच्छे से करना ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके, सोशल जस्टिस स्टैब्लिश हो सके। जमींदारों द्वारा किराएदारों के शोषण को रोकना सबसे जरूरी। सीमित कृषि भूमि के तर्कसंगत या वैज्ञानिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भूमि जोतों की सीमा, भूमि जोतों का समेकन और आर्थिक भूमि जोतों का निर्माण करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बड़ी जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। कृषि उत्पादकता बढ़ेगी तो फूड सिक्योरिटी की बात आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। फूड सिक्योरिटी कब होगी? जब हमारे पास इतना खाना होगा कि हमें दिक्कत ना आए कुछ किसी भी इमरजेंसी में या किसी और चीज में। और जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर छोटे किसानों को शोषण से मुक्त कर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। जब शोषण खत्म होगा तो सोशल जस्टिस प्रिवेल करेगा, कल्याणकारी राज्य। महात्मा गांधी ने जिस कल्याणकारी राज्य की बात की थी वो गांव में ही बसता था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर लिख के आ सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो भूमि सुधार आए उसमें क्या क्या तत्कालीन चुनौतियां रही। पहली चीज तो बड़े भूस्वामियों का प्रतिरोध। कौन चाहेगा भैया उनकी जमीन चली जाए, किसे बुरी लग रही है ज्यादा जमीन। बड़े भूस्वामी थे जो अपनी जोत भूमि खो रहे थे, वे भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के विरोध में खड़े थे। भूमि के पुनर्वितरण के सरकार के प्रयासों का विरोध करने के लिए उन्होंने सब कुछ इस्तेमाल करेंगे, वो अपनी पॉलिटिकल पावर, अपनी इकोनॉमिक पावर और हिंसा के मामलों का भी हिंसा के मामले भी बहुत से सामने आए थे। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति इसका इस्तेमाल किया और कुछ मामलों में हिंसा का भी सहारा लिया गया। कार्यान्वयन के मुद्दे, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। भूमि सुधारों में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या थी? अपर्याप्त धन, प्रशासनिक क्षमता की कमी, भ्रष्टाचार, ये सारी चुनौतियां शामिल थी। इन मुद्दों ने भूमि सुधारों का जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सकता था उसमें बाधा डाली। और कुछ मामलों में क्या हुआ, भाई जो कार्यक्रम है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहेगा जब ऐसे ऐसे हिंड्रेंसेस सामने आएंगे। तो भू अभिलेख प्रणाली। अब उत्तर प्रदेश में भू अभिलेख प्रणाली पुरानी थी, त्रुटियों से ग्रस्त थी, आउटडेटेड थी ना। तो भू स्वामित्व और वितरण का जो निर्धारण है, कैसे निर्धारण हो, ये चुनौतीपूर्ण बन गया। इस मुद्दे के कारण अधिशेष भूमि के वितरण में देरी हुई और भूमि के स्वामित्व पर विवाद उठ गया। अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस की कमी। बहुत से किसान ऐसे हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या नीतियां हैं, पढ़े लिखे ही नहीं है वो उन्हें अपने अधिकारों का ही नहीं पता, उससे अनभिज्ञ हैं वो। जागरूकता की इस कमी ने किसानों के लिए सरकारी कार्यक्रम और सेवाओं तक पहुंच को चुनौतीपूर्ण बना दिया और भूमि सुधार नीतियों को की जो प्रभावशीलता है, जो इफेक्टिविटी है लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज की, उसको सीमित कर दिया, लिमिट कर दिया। सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं ये भी थी बहुत सी, सोशियो कल्चरल हिंड्रेंसेस। भाई जाति व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है, पेट्रारिकल है सेटअप, जो उन्होंने भी भूमि सुधारों का जो इम्प्लीमेंटेशन था उसमें काफी चैलेंजेस दिए। इन बाधाओं ने महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए भूमि के स्वामित्व के अधिकारों तक पहुंच को चुनौतीपूर्ण बना दिया और असमानता को कम करने में भूमि सुधार नीतियों की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया। फिर राजनीतिक अस्थिरता। अब सरकार, आप जानते हैं, बार बार बदलाव अगर सरकार में आएगा तो उसकी नीतियां भी बदलेंगी, है ना। कितनी सारी स्कीम्स आ जाती हैं जो याद करनी पड़ती हैं जब नई सरकार आती है।
उसमें राजनीतिक अस्थिरता ने भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण बना दिया। सरकार बदलेगी तो नीति में बदलाव आएगा, जिससे भूमि सुधारों के लिए एक सुसंगत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म विजन स्थापित नहीं हो पाई या स्थापित होना मुश्किल हो गया। एक बात आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार जो कार्यक्रम थे उनके विफलता के क्या कारण रहे, कुछ कारण आप यहाँ पे दिए हुए हैं वो देख सकते हैं। मैंने आपको बताया पॉलिटिकल विल की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, कृषि श्रमिक हैं उनकी असंगठित, स्पष्टवादी और निष्क्रिय प्रकृति, तो इंटरेस्ट ही नहीं है ज्यादा, है ना, आलस है, कोई दिक्कत नहीं है। अफसरशाही का उदासीन रवैया, ब्यूरोक्रेसी का इंडिफरेंस, अप टू डेट भूमि अभिलेखों का अभाव। तो भूमि सुधार के कार्यान्वयन के रास्ते हैं उनमें कानूनी बाधाएं, लीगल हिंड्रेंसेस, परिवार के सदस्यों को भूमि का हस्तांतरण, इसमें बहुत दिक्कत थी, किसके पास क्या है क्या नहीं है। भूमि सुधार कानूनों में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। और व्यक्तिगत खेती के लिए भूमि के प्रतिधारण की सीमाएं, भ्रष्ट, असक्षम, अप्रभावी प्रशासनिक तंत्र की भूमिका, ये ही वर्ड्स लिखने हैं सारे जो इसमें दिए हैं। और काश्तकारों में सामाजिक चेतना का अभाव, और नई प्रौद्योगिकी का उदय हुआ। अब वो जो ये नई प्रौद्योगिकी आई, ये जो थी मतलब इसके साथ तालमेल बिठाना इतना नहीं हो पाया। अभी रिकॉर्ड्स इतने अपडेटेड नहीं हैं, चीजें पुरानी हैं, तो वो थोड़ा सा ये दिक्कत भी सामने आई, ठीक है। अब राज्य में लागू किए गए प्रमुख भूमि सुधार उपाय कौन कौन से थे आप देख चुके हैं ऊपर, वैसे पर एक बार देख लीजिए। जमींदारी प्रथा कानून सबसे हर जगह सबसे पहले यही हैगा। 1950 में आया, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। इससे क्या हुआ, जो भूमि का स्वामित्व है वो जमींदारों से उन काश्तकारों को हस्तांतरण हुआ जो भूमि को जोत रहे थे। और ये एक सामंती व्यवस्था थी, बार बार लिखेंगे आप। और जो जमींदारों को किराएदारों से किराया वसूल करने और भूमि पर नियंत्रण रखने की अनुमति देती थी। इस प्रणाली के उन्मूलन का उद्देश्य भूमि के स्वामित्व को वितरित करना और किराएदार किसानों को सुरक्षा प्रदान करना था। अच्छा लिखा हुआ है, लिख सकते हैं आप इसमें से। फिर आए आपके काश्तकारी सुधार। जो काश्तकारी सुधार थे, इसमें काश्तकारों के हितों की रक्षा की गई, उन्हें काश्तकारी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। इसमें उचित किराया तय किया गया। एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भूमि को जोतने वाले किराएदारों को भूमि का प्रावधान और मनमानी बेदखली से सुरक्षा मिली। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा कुछ व्यक्तियों के हाथों में, मैंने आपको बताया कुछ ही हैंड्स में लैंड था पूरा, कुछ व्यक्तियों के हाथों में भूमि की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन जो है कुछ हाथों में, उसको रोकने के लिए भूमि जोतों पर एक सीमा लागू की गई। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक भूमि नहीं रख सकता था। अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन एवं सीमांत किसानों में बांट दिया गया। भूमि समेकन। भूमि समेकन में खंडित भूमि जोतों का पुनर्गठन एक बड़ी अधिक व्यवहार्य इकाइयों के रूप में समेकित किया जाना शामिल था और इससे कृषि में उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने को काफी कारगर रहा। ये इसके बावजूद, इन उपायों के बावजूद उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आप लिखेंगे जिसमें भूस्वामियों के प्रति विरोध और प्रतिरोध, अपर्याप्त कार्यान्वयन शामिल है। नतीजन भूमि सुधारों का लाभ कई इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है और राज्य में अब भी भूमिहीन और सीमांत किसानों की एक बड़ी आबादी रह जाती है। तो आप ये भी जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आएगा आपका नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्र भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ये बहुत जरूरी है, इसको आप देख सकते हैं एक बार। देखो, ये जो कार्यक्रम है ये 2008 में शुरू हुआ। उद्देश्य क्या था इसका, जो भूमि अभिलेख हैं उनको अद्यतन और डिजिटल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें जो भूमि धारक हैं उनके शीर्षक में स्पष्टता आई और पारदर्शिता आई। भूलेख वेब पोर्टल है, उसका निर्माण हुआ, सबसे जरूरी वेब पोर्टल यही है। और उत्तर प्रदेश में जो भूमि रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइजेशन हुआ, उसका इस प्रकार किया गया कि जो भू अभिलेख हैं उनके प्रतिदिन डे टू डे एक्टिविटीज को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया। भूलेख पोर्टल खतौनी के पूरे जीवन चक्र का जो लेखा जोखा है उसको सुरक्षित करता है। सारी तहसील इसमें लिंक्ड है, किसके पास कितनी जमीन है, कौन सी जमीन कब बेची गई, खरीदी गई, सारी डिटेल आपको इस पर मिल जाएंगी। भूलेख डेटा जो है ये एपीआई भू अभिलेख डेटा का ऐसा इंटरफेस है जो अन्य एप्लीकेशन के साथ पारदर्शिता प्रदान करता है। और इसका उपयोग जो है, आप भू अभिलेख संबंधी जरूरी विवरण, भू अभिलेख हैं उसके मालिक की जानकारी लेनी है आपको,
या भू अभिलेख की जानकारी, ये सब इसी से आप देख सकते हैं। 2 मई 2016 से शुरू है, जिसे प्रदेश की समस्त तहसीलों में लागू कर दिया गया है, मैं बता चुकी हूँ। अब इसके कुछ राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये देख लो। मुख्य भू स्थानिक सूचना प्रणाली, जो जियो स्पेशल सिस्टम नहीं होता, इंटीग्रेटेड जियो स्पेशल सिस्टम GIS, उसकी स्थापना और क्षमता निर्माण। नामांतरण सहित सभी भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण। पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण, ये तो लिखना ही आपको, सब कुछ इसमें कंप्यूटर में मिलेगा आपको। और भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली के साथ इसका एकीकरण। नक्शे जितने हैं, नक्शों का डिजिटलीकरण और शाब्दिक और स्थानिक डेटा जो होता है ना, स्पेशल डेटा जिसको कहते हैं, उसका एकीकरण। जहां भी आवश्यक हो, मूल भूकर अभिलेखों के निर्माण सहित सभी सर्वेक्षण और निपटान अभिलेखों का सर्वेक्षण और अद्यतनीकरण। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है आपका राष्ट्रीय भूमि अभिलेख कार्यक्रम के लाभ। क्या करेगा ये तो खुद भी लिख सकते हैं आप आराम से। हर राज्य में एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली, ये ऐसी लिखनी है लाइंस। भूमि अभिलेखों को संभालने के लिए एक एकल खिड़की प्रणाली, सिंगल विंडो सिस्टम। भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना और उन्हें सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत करना, ताकि जो लोग हैं, वो लोगों के पास रिकॉर्ड, लोगों के पास इंफॉर्मेशन जितनी है वो आसानी से पहुंच सके। भूमि मूल्य निर्धारण, भाई क्या लैंड का क्या प्राइस है, खरीदना है, बेचना है, कैसे करना है, उसमें सुविधा। क्षेत्र स्तरीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड, वो नहीं होते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड, वो सब तैयार करने में भी आसानी मिलेगी जब सबका रिकॉर्ड लैंड का पूरा एक डेटाबेस में मौजूद रहेगा। तो ई गवर्नेंस और ई बैंकिंग की सुविधा जो है, उसके लिए किसानों को स्मार्ट कार्ड देना। मुआवजे के दावों का निपटान सुकर हुआ। लाभार्थी पात्र कृषकों को फसल बीमा के लाभ मिलने में आसानी हुई। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, कृषि अनुदान प्राप्त करने में भी काफी आसानी हुई। और कृषि परिशुद्धता सबसे इंपॉर्टेंट, और सामुदायिक संसाधन केंद्र जो हैं, उनका सृजन भी साथ साथ किया गया। इतनी बात होगी क्लियर? तो ये थे इसके कुछ लाभ। अब उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और जो भूमि व्यवस्था अधिनियम था, ये 1950, इसमें महत्वपूर्ण संशोधन देख लीजिए आप जरा एक बार। देखिए 24 जनवरी 1951 को इसे गजट में प्रकाशित किया था, 1950। अब उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2015 उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 26 अगस्त 2015 को विपक्षी दलों के विरोध के बीच अनुसूचित जाति के लोगों के से संबंधित है। ये क्या है? अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन अन्य जातियों के लोगों को बेचने पर लागू प्रतिबंध, मतलब जो अनुसूचित SC हैं वो नॉन SC को अपनी जमीन ना बेच पाए। भाई खरीद लेते थे बड़े किसान इन लोगों से, इनके पास फिर जमीन नहीं रहेगी, फिर लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या रह जाएगा? तो उस पे थोड़ा सा इन्होंने उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया था, थोड़ा सा शिथिल किया था। जो प्रतिबंध थे ना, उनको शिथिल किया था। वो क्या, अभी हम देखेंगे। करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2015 को पारित किया गया था। अब क्या किया, जिला कलेक्टर को 5 विशिष्ट शर्तों पे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय करने संबंधी ऐसी अनुमति दे सकता है। कब कब रिलैक्स करे गए प्रोविजंस? यदि अनुसूचित जाति के भूमि धारक का कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं है, तो भाई वो बेच दे, अपना लैंड चाहता है किसी को बेचना तो। या फिर यदि व्यक्ति किसी भिन्न जिले या राज्य में बस गया हो या सामान्य रूप से वहीं का निवासी हो, तो भी बेच सकता है वो यहाँ पे। फिर यदि व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक बीमारी से पीड़ित हो, तो भाई उसे पैसा चाहिए उसके लिए, तो वो बेच सकता है अपनी जमीन। यदि व्यक्ति किसी अन्य भूमि को खरीदने के लिए हस्तांतरण की अनुमति मांग रहा हो, तो भी ऐसा हो सकता है। और यदि आवेदन की तिथि पर आवेदक के पास भूमि इस तरह के हस्तांतरण के बाद, मतलब अगर ऐसा हो जाता है, तो कम से कम 1.26 हेक्टेयर तो होनी ही चाहिए, मतलब इससे कम ना बच रही हो, तो भी वो बेच सकता है। ठीक है, समझ आ गई? ये 5 चीजों पे वो बेच सकता है किसी नॉन ST को। तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 धारा वारा रहने दो। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना अपनी भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को विक्रय करने का, उपहार में देने का, बंधक या पट्टे पर हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं होता है। 1.26 हेक्टेयर से जमीन कम है तो कलेक्टर
भी इस तरह के किसी भूमि हस्तांतरण को मंजूरी नहीं दे सकते थे जिसमें अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को विक्रय करने का प्रयास किया जाए। ये एक चीज है जो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब भूमि सुधार का उत्तर प्रदेश पर प्रभाव, ये बहुत जरूरी है, ये आप देखेंगे जरा। चलो, भूमि का वितरण। अब जो भूमि सुधार थे, भूमि सुधारों ने भूमिहीन किसानों को अधिशेष भूमि के वितरण की ओर अग्रसर किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता को कम करना और गरीबी को कम करने में मदद मिली। भूमि का जो वितरण हुआ उसने छोटे और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ाई और कुछ व्यक्ति या परिवारों के हाथों से भूमि लेके उसकी एकाग्रता को कम करने में मदद की। बेहतर उत्पादकता। भूमि सुधारों ने किसानों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा और ऋण और बाकी के जो संसाधन हैं उन तक की पहुंच प्रदान करने में मदद करी। इससे खेती और उच्च कृषि उत्पादन में निवेश में वृद्धि हुई। गरीबी में कमी। भूमि सुधारों ने भूमिहीन किसानों को भूमि और रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में मदद की। अधिशेष भूमि के वितरण ने आय असमानता को भी कम किया और सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा दिया। महिला सशक्तिकरण, ये तो पॉइंट हर जगह लिखना आपको। अब भूमि सुधारों से क्या हुआ? महिलाओं को भूमि स्वामित्व के अधिकार प्रदान हुए और उन्हें सशक्त बनाया गया। जिन महिलाओं के पास पहले भूमि तक सीमित पहुंच थी या कोई पहुंच थी ही नहीं, उन्हें अब भूमि का स्वामित्व मिला, खेती करने का अवसर मिला, जिससे उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार आया। और अब जो किसान महिलाएं हैं ना, जिनका स्वामित्व है भूमि पे, वो 6.5% है उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक भागीदारी। भूमि सुधारों ने किसान, जो खासकर छोटे सीमांत किसान हैं, उनके बीच राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि की। जिन किसानों के पास पहले सीमित राजनीतिक शक्तियां थी, अब उनकी राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी थी, जाहिर सी बात है, और वे उन नीतियों को प्रभावित करने में भी सक्षम हैं जो उनके जीवन पे असर डालती हैं या उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। भूमि विवादों में कमी आई। जब भूमि सुधार हुआ तो विवाद में कमी आएगी, क्योंकि भूमि का वितरण अच्छे से हो रहा है। स्पष्ट है, भूमि स्वामित्व ने भूमि के स्वामित्व पर संघर्ष को कम करने में मदद की। भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण जब से हुआ तो उससे क्या होगा? अभिलेखों का आधुनिकीकरण हो गया, भूमि प्रशासन में दक्षता आई, पारदर्शिता आई, सुधार हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ, लोगों में विश्वास बना। आप लिख सकते हैं एंड में, स्पष्ट है कि भूमि सुधारों का उत्तर प्रदेश के किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत जो किसान हैं, उनके जीवन पे काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास पर भूमि सुधारों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भूमि सुधार ने किसानों और ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने में, गरीबी और असमानता को कम करने में, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में काफी मदद की है। हालांकि एंड में लिख सकते हो आप, ये सुनिश्चित करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है कि भूमि सुधार समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहे हैं। भूमि संबंधी मुद्दे जैसे कि भूमि विवाद, अवैध भूमि लेन देन, इसको प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा रहा है। ये भी आप जरूर लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो निष्कर्ष पे आप ये लिख सकते हो, भूमि सुधार उपायों के जो कार्यान्वयन है उसकी गति धीमी रही है, फिर भी काफी हद तक सामाजिक न्याय का उद्देश्य, सोशल जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका उद्देश्य जो है वो फुलफिल किया जा रहा है। ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में भूमि सुधारों की एक बड़ी भूमिका है, लिख सकते हो आप। गांव में गरीबी खत्म करने के लिए नए एवं परिवर्तनकारी भूमि सुधार उपायों को नई शक्ति के साथ अपनाया जाना चाहिए, ये लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ हो जाता है ये लेक्चर खत्म। किसी भी पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा रिवाइज करते रहो अच्छे से, कीवर्ड्स की डायरी मेंटेन करते रहो और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।